अगर आप एक बात मुझे बताएं कि एक कंट्री जिसको हम कहते हैं ये डेवलपिंग कंट्री है और उसका डेवलपमेंट बजट हर रोज नीचे आता है, तो वो डेवलपिंग कंट्री कैसे? ऐसा हो सकता है? ये पॉसिबल नहीं है कि एक कंट्री डेवलप भी करे, डेवलपिंग कंट्री भी कहलाए और उसका डेवलपमेंट बजट हमेशा कम से कम हो। अभी ये अलग बात है कि वो आगे की थोड़ी सी वो स्टोरी, ये मैंने लार्ज फुटप्रिंट की बात की, सजाद साहब ने भी ये बात की थी। ये एसओई जो आपके स्टेट ओन्ड इंटरप्राइजेज हैं, इनके डेट का अगर आप ग्राफ देखें तो इट इज ऑल्सो इंक्रीजिंग ओवर टाइम। हमने खामखा में चीजें लाइबिलिटीज अपने साथ ली, माइंडसेट है हमारा, ठीक है ना। हम समझते हैं कि अगर पीआईए ना हुआ तो जो लोग जहाज से सफर करते हैं उनकी एक्सप्लॉयटेशन होगी, चाहे उसके पीछे पूरी कौम की एक्सप्लॉयटेशन होती है। वो माइंडसेट नहीं बदल, आई डोंट नो व्हाई। और पॉलिटिकल पार्टी जो भी अपोजिशन में होती है वो कहती है पीआईए सबसे बड़ा मसला है। फॉर एग्जाम्पल पीआईए जब वो हुकूमत में होती है तो वो फिर हुकूमत वाली पार्टी अपोजिशन में आके कहती है कि हमने इसको प्राइवेटाइज नहीं किया। आपके ये व्हाइट एलिफेंट हर साल बजट का एक मेजर चंक ले जाते हैं, लेकिन हमारा माइंडसेट है कि अगर ये ना हुए तो कौम की एक्सप्लॉयटेशन हो, कौम की एक्सप्लॉयटेशन इनके जरिए हो, लेकिन वो हमारा माइंडसेट नहीं चेंज होता। इस पे कभी सीरियस डिबेट ही नहीं होती। व्हाइट एलिफेंट का मार्कअप रेट है या फिर डेट? नहीं, ये तो एसओई की बात हो, ये बात। अदरवाइज जो है वो तो आपके मार्कअप उस पे मैं फिर आता हूँ दोबारा। थोड़ा सा कराने की माफी, आप जब कहते हैं कि ये वाइट एलिफेंट है तो आपने मार्केट इकोनॉमिक्स की भी बात की, पब्लिक की भी बात की, लेकिन ये बताइएगा कि फिर सोल्यूशन किस तरह माइंडसेट वाइज या चॉइसेस वाइज हम किस तरह जा सकते हैं, क्योंकि हजारों लाखों घर भी इसकी वजह से चल। देखें, एक तो ये है कि मैं क्वेश्चन बीच में पूछ लिया, एंड पे सजाद साहब ने रखा हुआ था सेशन, तो एक चीज ये क्लियर करें कि जब आप किसी चीज का सोल्यूशन ढूंढते हैं, फॉर एग्जाम्पल आपकी इंडस्ट्री बंद हो जाएगी तो लोग अनएम्प्लॉयड हो, अगर आपकी इंडस्ट्री बंद हो जाएगी तो जो इकोनॉमिक एक्टिविटी हो रही है ये भी नहीं होगी, फिर अगर बाहर से ही सारी चीजें मंगवानी है तो लोग आपके अनएम्प्लॉयड हो जाएंगे। ये सारी बातें अपनी जगह इनका मीनिंग है। एक बात याद रखिए, पॉलिसी के हमेशा 3 लेवल्स होते हैं, फर्स्ट बेस्ट, सेकंड बेस्ट, थर्ड बेस्ट। फर्स्ट बेस्ट ये होता है कि प्रॉब्लम ए मार्केट में है, सोल्यूशन ए मार्केट से निकालें। सेकंड बेस्ट ये है कि प्रॉब्लम ए में है, सोल्यूशन आप बी में ढूंढ रहे हैं। और थर्ड बेस्ट ये है कि बी में भी सोल्यूशन नहीं मिलता, आपने जाके कहीं और से कान को इधर से जाके पकड़ लिया, ये थर्ड बेस्ट। देखिए, जिस चीज का सोल्यूशन है, अगर आपके लोग अनएम्प्लॉयड होते हैं, ये अलग डिबेट है कि अनएम्प्लॉयड होंगे या नहीं होंगे, कितनी देर के लिए अनएम्प्लॉयड होंगे, लेकिन फॉर एग्जाम्पल मैं इस डिबेट में नहीं जाता कि लोग अनएम्प्लॉयमेंट नहीं होंगे। फॉर एग्जाम्पल अगर लोग होंगे अनएम्प्लॉयड तो स्टिल ये जस्टिफिकेशन नहीं है कि हम उन इनएफिशिएंट इंस्टीट्यूशंस को साथ लेके चलते रहें, उनका बर्डन लोगों के ऊपर डालते रहें, इसलिए कि लोगों की मुलाजमतें ना खराब हों। ये तो फिर मेरे ख्याल में ज्यादा अच्छी कैलकुलेशन ये होगी कि लोगों को घरों में बैठे पैसे दे दें। अगर एक मसला बेरोजगारी है तो उनको घरों में पैसे दे दें, शायद वो कम इनएफिशिएंसी क्रिएट करेगा और वो कम बर्डन डालेगा आपके ऊपर, जितना आप स्टेट ओन्ड इंटरप्राइजेस को रन करके अपना लॉस कर रहे हैं। दो नुकसान हो रहे हैं, इनएफिशिएंसी भी तो आ रही है। शुगर का प्रॉब्लम कभी सॉल्व नहीं होगा जब तक शुगर की प्राइसेस में गवर्नमेंट बैठी रहेगी। वीट का प्रॉब्लम नहीं सॉल्व होगा जब तक वीट की प्राइस सेट करने में गवर्नमेंट बैठी रहेगी। क्यों? वजह क्या है? वजह बड़ी सिंपल है कि हर इकोनॉमी के अंदर एक प्राइवेट सेक्टर का रोल होता है, एक गवर्नमेंट का रोल होता है। मेरा मतलब ये कभी भी नहीं है कि 100% फ्री मार्केट इकोनॉमी नहीं, मार्केट का अपना रोल है, गवर्नमेंट का अपना रोल है। अगर गवर्नमेंट ये समझे कि मार्केट का रोल मैं प्ले करूं तो एफिशिएंसी आएगी, ये दुनिया में बारहा एक्सपेरिमेंट फेल हो चुका, उससे इनएफिशिएंसी ही आएगी। अच्छा, ये आप अपना देख लें, जो हमारा तीसरा कंपोनेंट था इक्वेशन का कि नेट एक्सपोर्ट्स हमारी क्या है। तो अगर आप देखें तो ये हमारी नेट एक्सपोर्ट ही एक दफा 2001 या 2 में हल्का सा प्लस हुआ है, लेफ्ट साइड वाले में देखें, जीरो लाइन हल्का सा ऊपर टच किया है,
उसकी कई रीजन हैं, लेकिन अदरवाइज अगर आप देखें तो हमेशा आपका नेट एक्सपोर्ट्स नेगेटिव रहा। नेगेटिव रहने का मतलब मैंने आपको बताया, या तो आइडेंटिटी में चले जाएं कि अगर आपका बजट डेफिसिट और प्राइवेट सेक्टर हमेशा डेफिसिट में रहेंगे तो आपका एक्सटर्नल सेक्टर कोई पॉसिबिलिटी नहीं है कि सरप्लस में जाए, वो डेफिसिट में रहेगा। दूसरा और बहुत सारी रीजन हमने देखी कि क्यों पाकिस्तानी इकोनॉमी जो है वो डेफिसिट में है, लेकिन अल्टीमेटली अगर आप देखें तो ये है नेगेटिव। आपको एक चीज नजर आएगी कि ये लास्ट ईयर में तकरीबन -12% ऑफ जीडीपी है। तो आपके जहन में आ सकता है कि अभी तो मैं इसको कोई 4.1% कह रहा था फॉरेन सेविंग, तो इसमें भी रेमिटेंसेज रहती हैं। ये तो सिर्फ एक्सपोर्ट और इंपोर्ट का बैलेंस है, रेमिटेंसेज ऐड करें तो वो कम होकर 4% पे आ जाएगा। ये करंट अकाउंट बैलेंस आ गया, अब इसमें रेमिटेंसेज शामिल है। अगर आप गौर करें तो ये जो ऊपर ब्लू लाइन है ये आपका ट्रेड डेफिसिट है, तो वही जो 12% ऑफ जीडीपी की मैं बात कर रहा था, उसमें मस्टर्ड लाइन आपकी रेमिटेंसेज हैं। ये दोनों का जो बैलेंस है वो फिर करंट अकाउंट बैलेंस बनता है जो कि नेगेटिव है। अगर आप देखें तो ये लास्ट ईयर में यू शेप बन के वापस जीरो लाइन पे आ गया है, इसकी वजह वही कोविड का इशू है। अदरवाइज अगर 2022 का डेटा लें तो ये फिर काफी सारा नेगेटिव, वो तकरीबन आपके सामने 4% ऑफ जीडीपी मैंने शो किया, ये नेगेटिव है। ये पॉलिसी माइंडसेट की मैं बात कर रहा था और प्रेशर कुकर की एग्जांपल दे रहा था। ये हमारा एक्सचेंज रेट है। पाकिस्तान जब बना तो हमारा एक्सचेंज रेट था 3.5 रुपीज पर डॉलर। आज ये है 225 रुपीज पर डॉलर और मार्केट के अंदर 250 पर डॉलर। अभी मेरे पास डेटा जो है ये उतना पुराना नहीं है 1937 से, ये तकरीबन 2013 से है, लेकिन 2013 से लेके आज तक का डेटा देख लें, आपको एक चीज बड़ी क्लियर नजर आएगी कि थोड़े टाइम के लिए एक्सचेंज रेट बिल्कुल हॉरिजॉन्टल लाइन पे स्टेबल होता है, फिर एक जंप के साथ ऊपर जाता है, फिर स्टेबल होता है, फिर एक जंप के साथ ऊपर जाता है। ये वो माइंडसेट है कि हमने एक्सचेंज रेट को कंट्रोल में रखना है। एक्सचेंज रेट कंट्रोल में दो ही कंट्रीज कर सकते हैं। डॉलर का रेट, अगर मैं एक्सचेंज रेट को कहूं ना, डॉलर का रेट है, डॉलर का रेट दो कंट्रीज कंट्रोल कर सकते हैं, दो टाइप के कंट्रीज। कोई प्री कंडीशन है कि डॉलर का रेट हम कैसे कंट्रोल करें, दो किस्म के कंट्रीज कर सकते हैं। नंबर 1, जो डॉलर प्रिंट कर सकते हैं। डॉलर की रेट की बात ही है तो डॉलर की प्राइस मैं कैसे सेट कर सकता हूं, मैं तो डॉलर के ऊपर मेरी प्रिंटिंग की एक्सेस ही नहीं है। अगर डॉलर मेरी मर्जी से आते होते पाकिस्तान में तो इस पे मेरे हिसाब में तो ₹1 का $1 हो जाता या हो जाना चाहिए। अगर डॉलर प्रिंट हम नहीं कर सकते तो डॉलर की प्राइस हम कंट्रोल नहीं कर सकते। नंबर 2, या वो कंट्रीज कर सकते हैं जिनके पास डॉलर एक्सेस मौजूद है, यानी कि उनका ट्रेड सरप्लस में, वो अपने डॉलर की वैल्यू डिटरमिन कर सकते हैं अपनी करेंसी के अगेंस्ट। इसके अलावा कोई सूरत नहीं है, आपके सामने है कि आप थोड़ी थोड़ी टाइम के लिए इसे स्टेबलाइज करने की कोशिश करते हैं, ये फिर एक जंप के साथ ऊपर निकल जाता है, फिर आप स्टेबलाइज करते हैं, ये फिर जंप के साथ ऊपर जाता है। और इस जंप के साथ सिर्फ ये नहीं है, आपके फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व, वो सजाद साहब ने शुरू में IMF की बात की, ये जितने टर्निंग पॉइंट्स आपको इस ग्राफ में नजर आ रहे हैं, ये हमारे फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व, ये सारे टर्निंग पॉइंट्स IMF के साथ लिंक है। जब ये फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व लोएस्ट लेवल पे आते हैं, हम IMF के पास जाते हैं, IMF के आने से हमारे रिजर्व ऊपर चले जाते हैं। जब IMF का प्रोग्राम खत्म होता है, हमारे रिजर्व वापस डिप्लीट होते हैं, हम फिर से लोएस्ट लेवल पे आते हैं, हम फिर एक नए IMF प्रोग्राम में जाते हैं। ये सारी की सारी स्टोरी यही है। अब सवाल ये है कि ऐसा क्यों होता है? कोई इनोवेशन नहीं करनी, कोई ऐसी चीज हमने नहीं बनानी जो दुनिया खरीदे, लेकिन हमने एक्सचेंज रेट को ₹100 पे भी रखना। ये दो चीजें इफेक्टिव हो नहीं सकती, नहीं होंगी। आप हमेशा फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व अपने डिप्लीट करते जाएंगे और यही आपसे उसकी तरफ जाएगा।